इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और जो आपके 10वीं कक्षा के जो है भूगोल यानी कि जो आपके सोशल साइंस है उसके लिए जो है आपको बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संसाधन क्या होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन करें। ठीक है, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं संसाधन की क्या परिभाषा है। तो संसाधन देखिए कि एक ऐसा स्रोत होता है जिनका उपयोग मनुष्य अपने इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। यानी कि हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपके सजीव हों चाहे वो आपके निर्जीव हों, वह किसी न किसी वस्तुओं को हम लोग अपने इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करते हैं और जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, फ़ायदा होता है। तो इस तरह का जो वस्तु होगा, जो आपके रिसोर्सेस हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक परिभाषा लिख सकते हैं, एक ऐसा स्रोत यानी एक ऐसा वस्तु जिसका जो उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। या हम लोग इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु, यानी कि जो हम लोगों के आसपास जो पाए जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं वह संसाधन कहलाती हैं, जिसका उपयोग अपनी आवश्यकता यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है। और उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका उपयोग हम लोग सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि यह जो रिसोर्सेस होगा यह किसी भी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जो है हम लोग के प्राकृतिक जो है इम्बैलेंसिंग को ना दर्शाता हो। तो वे सारी वस्तुएं जो हम लोगों के काम के लायक होती हैं उसका हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको बदल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो वे सभी वस्तुएं हमारे प्रकृति में जो विद्यमान हैं, चाहे वो जैव हो यानी कि सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सभी के सभी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं, यानी कि रिसोर्सेस कहलाती है। अब ये एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था अभिमन्यु आनंद। क्या नाम था, अभिमन्यु आनंद नाम था। उनके अनुसार जो है ना संसाधन की परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने वाली, यानी कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो आवश्यकता होती है एवं उनकी जो इच्छा होती है ना, इन सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे सभी वस्तुएं जो हैं जो काम आ सकती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभिमन्यु आनंद के अनुसार संसाधन की परिभाषा दी गई है, मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब आगे देखिए संसाधन का वर्गीकरण। हम लोग संसाधन का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पर किए थे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पर जो है हम लोग संसाधन को पहले उत्पत्ति के आधार पर बांट देते हैं कि जो इसका जो मुख्य स्रोत क्या है। तो हम लोग इसको जैव संसाधन के रूप में, दूसरा अजैव संसाधन के रूप में बांट देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, संसाधन का वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर हम लोग दो प्रकार से करते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, या इसको हम लोग समाप्यता के आधार पर कह सकते हैं। एक है आपका नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद क्या है, स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना की जो है किस संपत्ति पर किसका हक है, तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। तो व्यक्तिगत होता है, यानी व्यक्तिगत संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने संसाधन को 4 भाग में बांटा, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद है विकास के आधार पर, तो उसमें जो है आपका संभावी है, दूसरा विकसित प्रकार का संसाधन है, भंडार संसाधन है और संचित कोष संसाधन है। अब हम लोग देख लेते हैं पहला जो हम लोग का उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यानी एक ऐसा संसाधन जो जीवित है
कि निर्जीव है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको अलग अलग हिस्से में बांटा। तो क्या है कि यहाँ पर जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। अब देखिए इनकी परिभाषा हम लोग करेंगे कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन होती हैं जैव संसाधन कहलाती है। यानी कि जिस जिस वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, और अगर वह सजीव होगा तो वह हम लोगों के काम के लायक होगी, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन, यानी बायोटिक रिसोर्सेस कहेंगे। जैव संसाधन क्या रहेगा, जीवित वर्ग होगा, जैसे मछलियां हैं, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। उसके बाद आ जाइए अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जो होते हैं यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेस होते हैं, यानी हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसे संसाधन या वैसे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, यानी कि वह किस कैटेगरीज में रखे जाएंगे, निर्जीव होगा। अगर सजीव नहीं होगा तो वो निर्जीव होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे क्या क्या है यहाँ पर, नदी हो गया, पर्वत हो गया, चट्टान हो गया, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब के सब क्या होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं, यानी कि इसमें जीवन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांट दिए। एक है जैव संसाधन, दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। यानी कि जैव संसाधन में क्या रहता है, ज्ञान होता है, यानी कि वो सजीव होते हैं और उसका इस्तेमाल हम अपने अनुसार करते हैं। जैसे मछलियाँ हो गई, मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए। और निर्जीव में यानी कि अजैव संसाधन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैसे पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो निर्जीव है, यानी उसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, नदी है, मिट्टी है, चट्टान है, पर्वत है, ये सब के सब क्या हैं, अजैव संसाधन है, यानी एबायोटिक रिसोर्सेस होते हैं। समझ गए, यानी कि जैव संसाधन में जीवित वर्ग का इस्तेमाल करेंगे और अजैव संसाधन में निर्जीव का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब आगे देखिए समाप्यता के आधार पर, यानी कि जो आपका है कौन से जो है संसाधन जो खत्म हो जाएंगे या उसका इस्तेमाल पुनः कर सकेंगे, और अगर एक बार अगर खत्म हो जाते हैं तो उसका पुनः इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो संसाधन हमारे पर्यावरण में, हमारे अस्तित्व में लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन दो तरह के होते हैं। एक होता है नवीकरण योग्य, यानी कि रीएनेबल्स जो होता है, यानी कि वे संसाधन, क्या बोलेंगे, वे संसाधन जिन्हें पुनः निर्मित किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा संसाधन है हमारे प्रकृति में जिसे पुनः बनाया जा सकता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे हम लोग जो है सौर ऊर्जा बना लेते हैं। उसके बाद जो है पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। तो ये सब का जो है हम लोग अलग अलग रूप बदल सकते हैं। ये जो है ऐसी ऊर्जा है जो हमारे प्रकृति में कभी नहीं खत्म होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि समाप्यता के आधार पर हम लोगों ने नवीकरण योग्य को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित किए कि वे संसाधन जिन्हें पुनः निर्मित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरण योग्य, यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब के सब क्या है, नवीकरण योग्य होते हैं। अब आगे आ जाइए अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी एक ऐसा संसाधन होता है जिनके उपयोग के बाद हम लोग पुनः निर्मित नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर इस्तेमाल कर लिए तो उसे हम लोग तुरंत नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार का संसाधन जो होगा वह क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय। क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय। और उसे बनने में क्या लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि तुरंत खत्म किए और फिर बन जाएगा, जैसे आपके खनिज हो गए, है ना। तो इस तरह से जो है आपका जीवाश्म ईंधन जो है वो किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपके अनवीकरणीय है संसाधन का उपयोग करने के बाद हम लोग पुनः उन्हें तुरंत नहीं बना सकते, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ये बनते हैं और इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। समझ गए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन
कहते हैं। जैसे जीवाश्म हो गए, जैसे कि डीजल हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। अब आ जाइए स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो है कौन सा मालिकाना जो होता है संसाधन जो होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला करेंगे व्यक्तिगत संसाधन। क्या करेंगे, व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। पहला व्यक्तिगत, तो लिखेंगे कि वे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, यानी कि अगर कोई भी संसाधन है ना तो उसका मालिक एक होगा तो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत। क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत। जैसे कि घर होता है व्यक्तिगत, जो है कुआं है, खेत है, इस पर मालिकाना हिस्सा होता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत। यानी एक ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। फिर आ जाइए सामुदायिक संसाधन, जैसे कि नाम से ही है समूह का उस पर क्या होगा, जो है स्वामित्व होगा। तो वे संसाधन जो हमारे गांव या शहर के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, यानी कि कुछ ऐसा रिसोर्सेस है यानी संसाधन है जिस पर सभी का हक होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, श्मशान घाट हो गया, नदी हो गया, इस पर तो सबका ना हक होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। फिर आ जाइए अगला तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय संसाधन, है ना। वे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो राष्ट्र का क्या होता है, एक रूप होता है, राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ऐसा है वे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा होती हैं तो उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे सड़क है, नदी है, तालाब है, या खनन क्षेत्र है, तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये सब के सब क्या हैं, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल रिसोर्सेस होते हैं। अब चौथा देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि तट रेखा के 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले जो संसाधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और बिना पूछे जो है इन संसाधनों का जो है उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग आगे आते हैं विकास के आधार पर। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर क्या होगा, जैव संसाधन होगा तो कैसा संसाधन होगा, जीवित वर्ग वाला होगा, और अजैव होगा तो वह क्या होगा, नॉन लिविंग वाला होगा, निर्जीव वाला होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, नदी है, पर्वत है, चट्टान है, ये सब के सब क्या है, अजैव संसाधन होते हैं। फिर हम लोग देखिए समाप्यता के आधार पर कि किसका उपयोग हम लोग पुनः कर सकते हैं, यानी कि जो है पुनः निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब के सब जो है नवीकरण होंगे। और नवीकरण में क्या होगा, जो आपका अगर इस्तेमाल करेंगे उन संसाधनों का और पुनः उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं या निर्मित नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाएंगे। जैसे जीवाश्म हो गए, कोयला, ईंधन, डीजल, अभ्रक, ये सब के सब क्या है, अनवीकरण। और स्वामित्वता की अगर बात होगी तो व्यक्तिगत, जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का हक होगा, जैसे घर है, व्यक्तिगत खेत है, कुआं है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत। उसके बाद है सामुदायिक, तो वे संसाधन जो गांव शहर के सभी व्यक्तियों पर हक होगा, व्यक्तियों का हक होगा। जैसे खेल का मैदान है, सार्वजनिक पार्क है, श्मशान घाट है, नदी है, ये सब क्या होगा, सामुदायिक संसाधन होंगे। फिर आ जाइए राष्ट्र पर, तो वे संसाधन जो राष्ट्र की जो है संपदा होती हैं, जैसे सड़क हो गया, तालाब हो गया, खनन क्षेत्र हो गया, तेल उत्पादन जो है, ये सब आपके राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय वाली बात, तो यहाँ पर जो तटरेखा के 200 समुद्री मील के बाद जो खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन जो है क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिसका इस्तेमाल बिना पूछे कोई भी जो है क्षेत्र या देश नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विकास के स्तर पर, जो आपका संभावी है, विकसित है, भंडार है और संचित कोष है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं।